अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा रॉ और आप देख रहे हैं खरा सच विद मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज की बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे तो हम आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है वो एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्दिश कर गया। मतलब ये चीज़ तो है कि पाकिस्तान के और मीडिया हाउसेज या जो पॉलिटिशियंस हैं उस पर उस तरह से कमेंट या सियासत नहीं कर रहे, लेकिन जो मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो ट्विटर पे एक वायरल हुई थी, वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से लोगों का उसमें पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो वायरल भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए जा रहे हैं। तो आप इस सारी चीज़ को क्या देख रहे हैं कि हमारी सियासत में किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो आना शुरू हो गए? देखें, बहुत ही दुख का मकाम है ये, और बहुत ही अफसोस की बात है कि हम किसी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करें। मुझे नहीं पता वो वीडियो सही है, मुझे नहीं पता वीडियो फेक है, हो सकता फेक हो, लेकिन किसी ने किसी को ऐसे पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाया है कि वो अपने बच्चों के आगे, अपने घर वालों के आगे वो जो है प्रॉब्लम हो। हम जिस नबी करीम के मानने वाले हैं उसमें तो हमें यह सिखाया गया कि अगर किसी की बुराई का, इस तरह की बुराई का पता चलता है तो उससे पर्दा डालो। बिल्कुल। और उस बुराई को हम जितना, मसलन अगर मैं वो वीडियो हर एक से फॉरवर्ड कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ तो मैं भी उसको फैलाने वालों में हो गया। बड़े दुख की बात है। कल एक अचकजई साहब के ऊपर भी आई है, मैंने देखी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मुझे पता चला है। मैं नहीं देखना चाहता। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया फीफा के 4 और वीडियोज़ ऐसी हैं जो आने वाली हैं। मैं एज्यूम कर सकता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हुकूमत दुश्मनों की आ रही है, एंड दिस इज़ अ न्यू लो इन आवर पॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट। हम बहुत तरीके हैं। अगर आप ज़ुबैर उमर को डाउन करना है SPMLN तो मैं बहुत दलाइल दे के कर सकता हूँ, आप कर सकती हैं और लोग कर सकते हैं। जब हम निजी और ज़ाती चीज़ों को कर रहे होते हैं तो फिर हम एक लेवल क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों को भी देखने को मिल रही है, औरों के बच्चों को भी मिल रही है देखने को। ये हमें फ़ायदा नहीं है। इस तरह की चीज़ों का हमें नुकसान है, हमारी सियासत को नुकसान है। अगर हम किसी भी सियासतदान को काबिल एहतराम नहीं रहने देंगे तो फिर इस मुल्क को किसने चलाना? उन लोगों ने जिनको हम खुद, जिनका एहतराम नहीं करते, जिनकी हम इज़्ज़त नहीं करते। ज़ुबैर साहब को तो इस वजह की सज़ा मिली है कि वो नवाज़ शरीफ के भी स्पोक्स पर्सन है, मरीम नवाज़ के भी स्पोक्स पर्सन है। मुझे लगता है खुद उनकी पार्टी में उनके दुश्मन हैं। जिस तरह की पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही हैं और होती हैं, हर एक पार्टी में। और आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर इट, आई कैन ओनली फील बैड। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कई लोग मुझे कहेंगे कमेंट्स में, मुझे पता है कि जी अपने करतूत सही रखो, ये रखो, तो फिर डरे उस वक्त से जब बाकी लोगों के करतूत सामने आ जाए। असल में जब हम गलत किस्म की बुराई को हम रोकते नहीं हैं और उस पर हम फ़ख्र कर रहे होते हैं, चीज़ें ले रहे होते हैं, तो फिर उसकी एंड जो है ना वो बड़ा खौफनाक होता है। ये मैं हरीम शाह और सुंदल खटक के वीडियोस की बात कर रहा हूँ। वहाँ से शुरू होती है ये कहानी कि जिसकी दिल की आपने इज़्ज़त उछाल दी, जिसकी दिल की बेइज्जती कर दी, जबकि उसमें कोई, कईयों में हकीकत नहीं है, कईयों में सच्चाई नहीं है। अगर मुझे फ़र्ज़ करने को मिलने आ जाए बाहर से और मेरे साथ सेल्फ़ी उतारे तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा कोई ताल्लुक़ है उनसे, लेकिन ये तो शुक्र है मेरी तो सेल्फ़ी भी नहीं है, वरना मैं क्या बताता लोगों को। लेकिन यह है कि मैं इसको कंडोन नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि PTI वाले भी नहीं करेंगे जो जेन्युइन होंगे। नहीं, इवन आज शेख कोई भी रशीद नहीं, से जब सवाल हुआ तो उन्होंने भी उस पर कमेंट नहीं किया। नहीं उनको करना चाहिए कमेंट, उनको उसको कंडेम करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हम ज़ातियात जो हैं उसमें नहीं पढ़ सकते अपने सियासियात में, ना हमें चाहिए। सर इस हवाले से ना जो सबसे ज़्यादा एक काउंटर नरेटिव चल रहा है, जो मैंने ट्विटर पे बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि जी आप जब वो एक मौलवी साहब थे, उनकी मदरसे में जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादती की वीडियो वायरल हुई, तब तो आप लोग बहुत खुश थे। और अगर कोई मतलब किसी मौलवी साहब के बारे में आती है या किसी जो हमारे मजहबी रहनुमा उनके बारे में आते हैं तब तो आप लोग बहुत खुश होते हैं। तो अगर इनकी वीडियो अगर हम वायरल कर रहे हैं या उस पर कमेंट कर रहे हैं, देखिए बात पता है क्या है कि बात यह है कि मजहबी रहनुमा जो हैं उनको तो हम जितने तकद्दुस से देखते हैं और उनका जो मकाम हमने रखा हुआ है, हम उनसे तो कोई गलत बात एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और वहाँ पे हम कम उम्र बच्चों को भेज रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसका एक तो नोटिस लेना है।
दूसरा, एक किसी की ज़ात का फ़ायदा उठाने की बात है और एक कहीं पे दो लोगों की कंसेंसस की बात है। आप उसको इस्लामी तौर पे लेंगे तो जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है, हदूद में आएगा और उसकी जो भी सज़ा है वो है। वो फिर दोनों के लिए है। लेकिन केस से पहले हम किसी को बदनाम करने का हमें राइट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और बात मौलवी की नहीं हो रही, बात टीचर की हो रही है बिल्कुल। जी। तो तोहमत भी लगाते हुए यार ऐसे तो ना लगाओ कि अगले का तो तुमने कड़ा बेड़ा कर दिया और फिर वो साबित ही करने लेते हैं, और फिर जब साबित हो जाता है कि उसने गलत किया या उसने झूठ बोला था लड़की ने, तब तक तो बहुत टाइम गुजर तब तक हम उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर। एनीवे, हर एक की अपनी एक चॉइस है। पर एक तरफ मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ी जो है ना वो विक्ट्री भी हासिल हुई है, मुस्लिम लीग नून को, कि शहबाज शरीफ को और उनकी फैमिली को जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरतानिया से जो है वो रिलीफ मिल गया और ये साबित हो गया कि जी उनके अकाउंट्स किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं थे। और ये खुद दरख्वास्त नैब और यहाँ के जो रिकवरी एसेट वाले थे वो लेके गए हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि अब PTI किस चीज़ पर सियासत करेगी? उनकी तो सारी सियासत इस चीज़ पे बेस करती ये है, इसको छोड़ दें आप। ये तो शहबाज शरीफ को मुबारक हो कि वो केस जीत गए हैं, हमजा शहबाज को भी, सलमान शहबाज जीते हैं एक्चुअली। लेकिन असल में ये वो लम्हा फ़िक्रिया है कि नैब के ऊपर, कि नैब क्या कर रही है। ना सिर्फ ये कि उनके लगाए हुए इल्ज़ामात हर जगह पे बाउंस कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि उनके लगाए हुए इल्ज़ामात जो हैं उनकी वजह से नेशनल टैक्स पेयर को पैसे देने पड़ रहे हैं। अ केस इन पॉइंट इज़ जो ब्रॉडशीट केस है, जो ब्रॉडशीट केस है बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि नैब जो है वो इनएफिशिएंट भी है और नैब करप्ट भी है, यानी बिल्कुल मैं क्लियर हूँ इस पर। अब इस पर अगर चेयरमैन नैब इतरा रहे हैं और वो अपनी एक्सटेंशन चाह रहे हैं तो उनको शर्म से कहीं बैठ जाना चाहिए मुँह छुपा के। मुझे इसमें कोई वो नहीं। आपकी उम्र 75 साल हो गई है, आप एक्सटेंशन कितने को आपको हिर्स है, कितनी को आपको लालच है? मर गए 22 करोड़ लोग, आने दें किसी और को, मुझे नहीं पता कौन आएगा, मैं आई डोंट नो। लेकिन एक हद होती है ना एक लालच की। आप अपनी कारकर्दगी तो देख लें। तो ये जो शहबाज शरीफ का और सलमान शहबाज का केस है, ये नैब के मुंह पे एक थप्पड़ है कि नैब की प्रोसिक्यूशन बाहर तो चली, पाकिस्तान में तो चली नहीं, बाहर भी नहीं चली। तो इट इज़ एन ओपन एंड शट केस। नैब को तो बंद कर देना चाहिए। सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सामने आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा वाशिंगटन पोस्ट में जो शाया भी हुआ, जिसका मेन क्रक्स ये था कि जी अमेरिका को या किसी भी मुल्क को पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ या वहाँ पे अगर उनकी कोई शिकस्त होती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ना डालें। और सबसे अहम बात यह कि इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से फेक न्यूज़ का जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है उसके ऊपर कहीं फुल स्टॉप लगाए। तो आपको क्या लगता है कि कहीं हालात हमारे अमेरिका के साथ कुछ नॉर्मल हो सकते हैं या ये सिलसिला इसी तरह चलता है? देखिए, हमारे नॉर्मल ज़रूर हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से। हम उनको डिप्लोमेटिकली उस तरह इंगेज ही नहीं कर रहे जैसा हमें करना चाहिए। हम ट्वीट कर देते हैं कि जी बड़ा अफसोस है कि बाइडन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया इमरान खान को। हम कहते हैं कि जी वो नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, वो स्काइप कर लेता तो ये कर लेता। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं मोहित यूसुफ भी और शाह महमूद भी। अब आपको मैं एक अर्ज़ करूँ कि बात यह है कि अमेरिका हमारी सिर्फ उस वक्त यानी कदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा जब हम उसको कुछ देने वाले होंगे। और देना क्या होता है, यू पुट ब्रिंग वैल्यू ऑन द टेबल एंड इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ ये अड्डे दे रहे हैं या आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि आप दे रहे हैं। मतलब इंडिया ने तो कोई अड्डे नहीं दिए, कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाई, लेकिन इंडिया क्वाड ग्रुप का एक हिस्सा है। अमेरिका फील करता है और पाकिस्तान भी ये फील करता है कि दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोले माजी में और बहुत ज़्यादा बोले हैं। मैं बायस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी और मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ झूठ बोले। सर लेकिन अभी एक हालिया प्रूफ भी तो है ना कि जब उनको ज़रूरत थी उन्होंने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकालना था। मैं ये बिलीव करता हूँ उसकी एक वजह है कि मैं मुशर्रफ की कैबिनेट में भी रह चुका हूँ।
तो मुझे उस वक्त के भी कुछ बातें पता, वाक़यात पता हैं जो अमेरिका मान गया था बिहाइंड क्लोज डोर्स, बाद में मुकर गया कि यार ये तो हमने नहीं। मसलन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि नहीं हो सकता था उसामा बिन लादेन पे रेड अगर पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ना मान रही होती। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अब ये कहना कि पाकिस्तान ने उनको छुपाया हुआ था या ये किया हुआ था, तो वो भी एक जुल्म है, एक ज़्यादती है। तो अमेरिका हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन इट्स ओन एलाइज। ठीक है ना। अब पाकिस्तान ने ये सोचना था कि यार हमें तो मार पड़ ही रही है, हमें तो वैसे ही मार रहे हैं और इंडिया के साथ मिल गए हैं, तो हम नहीं करते एक दफ़ा, हाँ में हाँ नहीं मिलाते, कर दिया। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है ना वो इमरान खान से इस बात पे एग्री करते हैं। इमरान खान से हम बहुत चीज़ों पे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर जो स्टांस है उस पर बिल्कुल एग्री करते हैं कि यार हम नहीं गिर सकते और तालिबान के ख़िलाफ़ हम नहीं अड्डे दे सकते, क्योंकि भुगतना हमें पड़ना है। मैं दुश्मनी और दोस्ती को पस नज़र रख के कह रहा हूँ कि भुगतना हमें पड़ना है। हर रोज़ यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होने हैं। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक तरफ अमेरिका आपको कह रहा है कि जी तुम्हारी वजह से हम हार गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल देख लें आप। तो जिसकी अपने मुल्क की इकॉनमी इतनी डिलेपिटेटेड हो, वो किसी और को इकोनॉमिकली या किसी तरह सपोर्ट कर सकता है। अब ये कहना कि जी इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ की जिससे वो बच गए और उन्होंने हमें मार दिया, तो फिर तो ज़रा हमें क्रेडिट दे दो कि यार हमने 38 कंट्रीज़ के जत्थे को उड़ा के फेंक दिया, हमारी सिर्फ इंटेल शेयरिंग है। तो ये तो वो मैं ना मानूं वाली बात है कि मैंने मानना ही नहीं, तो ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान को चाहिए, देखें एक है कि आप अमेरिका के दुश्मनों के साथ अपना अलायंस बना रहे हैं, रशिया है, चाइना है, उज़्बेकिस्तान है। एक है कि आप अमेरिका के दोस्तों को अपने हाथ में लेते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, G8 कंट्रीज़ हैं, बाकी और ममालिक हैं, और आप उनको बावर कराते हैं कि यार हमारे से ट्रेड में तुम्हें इतना फ़ायदा है, हमारे साथ तुम्हें यही एडवांटेज है, और जब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक खुलेगी तो सिर्फ पाकिस्तान तुम्हारा गेटवे है, तुम्हारी सर्वाइवल कहाँ पे है, खास तौर मिडल ईस्ट के हवाले से। तो फिर उसके साथियों को उसके सामने खड़ा करें, ये हमारी स्किल सेट होगी। कहीं उनके साथियों को अपने साथ शामिल करने में इंडिया तो आड़े नहीं आ जाता हमारे? देखिए इंडिया एक हद तक आता है ना। आप अगर मैं आपको आपका फ़ायदा स्पेल आउट कर सकता हूँ, आपको आज भले एक्सप्रेस ऑफ़र करे, जियो ऑफ़र करे, नियो ऑफ़र करे, जो मर्ज़ी ऑफ़र करे, वो उनका राइट है और आपका राइट है कि आप उस ऑफ़र को कंसिडर करें। लेकिन मेरा काम है ना कि आपको काउंटर ऑफ़र ऐसी मैं करूँ कि आप कहें यार एक्सप्रेस के साथ जाना या मुझे कहीं और पे एज एन एंकर जाना मुझे बारे नहीं पड़ता, मैंने यहीं पे करना है। तो एक आपकी डेप्थ भी तो होनी चाहिए ना कि आप अपने एलाइज को रिटेन कर सकें। ये क्या बात है कि पाकिस्तान के जितने ट्रेडिशनल एलाइज हैं वो पाकिस्तान के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो शाह महमूद कुरैशी वगैरह से इस बात की भी तो बाज़पुरस होनी चाहिए ना। सर आजकल तो उनसे सबसे ज़्यादा बाज़पुरस हो रही है महंगाई पे, जिसके बारे में हमाद अज़हर ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो जो इंटरनेशनली महंगाई हो रही है बेसिकली आवाम को उससे बचा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ ये सारी स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं कि 30 तारीख करीब आ रही है, इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में और इजाफा करना है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जी पुरानी हुकूमतें तो 56% सेल्स टैक्स लगाती थी, हमने तो सिर्फ 10% लगाया हुआ है। तो डॉलर आपका ऑलरेडी बढ़ा है, सोने की कीमत वो, खाने पीने की चीज़ों की वो, तो अब ये कौन सी महंगाई है जिससे ये हमें बचा रहे हैं? आपको मैं बताता हूँ आज क्या तारीख है? 27 तारीख है। 30 में तो 3 दिन पड़े हैं। आज के दिन पाकिस्तान ने तारीख की सबसे महंगी चीनी इंपोर्ट कर ली है, 109 रुपये किलो, और वो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर में 120 रुपये किलो बिकेगी, बाकियों पे 130, 140, 150 रुपये किलो बिकेगी। तो महंगाई तो गई खिड़की के बाहर। ठीक है, आज की तारीख में तेल और घी जो है 10 रुपये महंगा हो गया। ठीक है ना, आज की बता रहा हूँ मैं, अभी 30 तक तो बड़ी देर, दिन पहले 40 रुपये महंगा भी हुआ। जी, अभी 30 तारीख तो बड़ी दूर है और तब तक पता नहीं क्या कुछ महंगा हो जाए। तो हमाद अज़हर को कुछ इल्म नहीं है कि वो बात क्या कर रहे हैं। मोस्टली सब्जियां आपकी 100 नहीं रुपये हो से ऊपर है। देखें आपको मैं बताता हूँ कि 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात तो यह है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इतना खाया कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, वो कुछ चीज़ों के ऊपर हो सकती है, जैसे
बिजली की महंगाई पे हो सकती है। वो आपके रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पर ये आपने डील की, ये डील की, तो अब इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर कद्दू 200 रुपये किलो हो जाए, अगर मेथी 250 रुपये किलो बिक रही हो, मटर जो है वो 300 रुपये किलो हो। जी जी, बात यह है कि तो फिर सोचने की बात है कि ये महंगाई बैड गवर्नेंस है कि पिछली हुकूमतों के करते धरते हैं, क्योंकि सब्जी तो हर 3 महीने बाद पैदा हो रही है, तो कंट्रोल हो सकती है ना, इसका तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। सर और इस महंगाई में हमारे पीसीबी की देखें क्या शामत आई है, उनको बेचारों को 1 रुपये की भी आमदन नहीं हुई। जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी यहाँ पे, और जो है वो 27 लाख रुपए का बिल आ गया कि सिक्योरिटी वालों को खाने भी खिलाए गए हैं, और वो जारी बात है उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी। आपको ये नहीं पता, ये कुछ भी नहीं है। आपके वसातत से मैं नाजरीन को एक बात कहूँ, एक 29 लाख रुपए का बिल भी आया। अच्छा, वो भी हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ा। वो किस चीज़ का? वो नवाज शरीफ के अस्पताल का खर्चा और दवाइयों का था, जो उनको दवाइयाँ मिली सर्विसेज अस्पताल में, और जो हालांकि सरकारी अस्पताल है, लेकिन जो दवाइयाँ उनको मिली और जो इलाज वगैरह हुआ, टोटल खर्चा जो है 29 लाख रुपए का आया। मतलब इस हुकूमत का सिर्फ यही क्रेडिट नहीं है कि इन्होंने उनको बाहर भेज दिया इलाज के लिए, बल्कि यहाँ भी जो इलाज कराया, देखिए फ्री इलाज जिस करवाते हैं आदमी ने इस मुल्क को लूटा, उसका फ्री इलाज, उसका आप पैसे दे के इलाज कर रहे हैं, फ्री तो खत्म हो गई बात। मतलब उनकी जेब से तो नहीं आया, हमारी आपने जेब पैसे से दिए, जा रहा है, हमारी टैक्स जेब से पेयर जा के रहा है। पैसे से गया। तो ये आप छोड़ दें बातें। और अब रमीज़ राजा ने बड़ी बातें की थी। ये रमीज़ राजा पता है कौन है? मैं जो उसकी मुखालफत कर, काफी तारीफ तो आपने उनकी अपनी पिछले रमीज़ राजा हो या वसीम अकरम हो, मैं सबके मुतालिक एक बात कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया गया था, तो इन लोगों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बीसीसीआई से किए और ख़ुद वहाँ कॉमेंट्री करते रहे कि हमें पैसे दे दो प्लीज़। ये वो मेरी मुल्क के लोगों को आप बैन कर रहे हो, एंकर्स को, जर्नलिस्टों को, और मैं वहाँ जाके कर लूँ, पैसे का काम कर लूँ, तो फिर तुफ नहीं है मेरे ऊपर। इससे घटिया हरकत कोई हो ही नहीं सकती। घटिया हरकत। मैं इसलिए कहता हूँ कि मफाद परस्त ना बनो, खुलकर कह दो यार ये मेरा माइंड है। सर ये मफाद परस्ती और ये जो माइंड वाली आप बात कर रहे हैं, ये तो हर जगह है पाकिस्तान में। आप आज देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो गौस अली शाह और ज़फ़र अली शाह हैं, आज इमरान खान साहब जो है वो कराची के दौरे पे थे, तो वो मतलब अब क्योंकि वो हुकूमती जमात है तो वो उनके साथ शामिल हो गए। तो ये तो पूरी नहीं, इनका तो हमें पता है कि ये किसकी कहने पे जाते हैं, पहली बात। लेकिन ज़फ़र अली शाह साहब तो बात तो मफादात की भी, ज़िंदगी में उनकी पर्सनल लाइफ में मुश्किल आई भी है। अल्लाह ताला उन मुश्किलों को आसान करे। पीटीआई में आने से अगर मुश्किल ज़रा आसानी होती है तो अल्लाह कर दे। लेकिन यह है कि गौस अली शाह साहब को भी ये देखना चाहिए कि उनकी उम्र क्या है और कितनी रहेगी, कितनी को उन्होंने करवटें बदलनी हैं सियासी तौर पे। यानी मैं तो नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता, मैं तो नहीं करता, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ। लेकिन गौस अली शाह जैसे लोग देखो जिन्होंने टोटल फ़ायदे उठाए, उससे हर तरह के फ़ायदे उठाए, और वो इनको अपना जो है ना गौस साहब, शाह साहब और ये कह के बुलाना, इज़्ज़त देना, किसी को गवर्नर बनाना, किसी को सीएम बनाना, किसी को सिंध का हेड बना देना, ये वो, और ये आराम से बैठ के कहें कि हमने जाना है। तो लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि जो अपने बेनिफैक्टर्स का, मैं आपको बेनिफैक्टर की एग्जांपल देता हूँ। मुझे लोग बुरा कह सकते हैं इस पर अगर चाहें तो, लेकिन मैं आपको एक असूल की बात बता रहा हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं उसकी काबीना का हिस्सा बना, या इंटरिम का। मैंने आज तक मुशर्रफ की बुराई नहीं की। लोग करते हैं, कई जायज़ भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, ठीक है ना। या तो मैं मुशर्रफ को बुरा समझता कहता तो मैं उसकी काबीना में भी ना जाता, मैं उससे फ़ायदे ना उठाता। अगर मैंने फ़ायदा उठा लिया तो मैं किस मुंह से उसके खिलाफ कहूँ कि यार मुशर्रफ सही नहीं है, मुशर्रफ आप मेरा, तो ये भी ज़रा गलत बातें हैं। फिर आप सियासत छोड़ दें, असूली सियासत करें, नज़रियाती सियासत करें। पाकिस्तान में सो कॉल्ड रियलिज्म की सियासत हो रही है सिर्फ, विच इज़ एट द लोएस्ट लेवल। या हम लोगों की तस्वीरें दिखा के उनको बदनाम कर रहे हैं, या हम लोगों की फ़ोन कॉल्स लीक करके उनको बदनाम कर रहे हैं, या हम लोगों के बयान को तोड़ मरोड़ करके उनको बदनाम कर रहे हैं हम, और इसके अलावा हमारे पास राय कुछ नहीं। थैंक यू सर। ये एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की निशानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो वक्त आए कि जब असूलों की सियासत हो, ताकि सवाल आएगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी औलाद के लिए कोई हीरोज़ ही ना ख़त्म कर दें।
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हर एक की तो बुराई होना Yeah. शुरू हो जाती है, लीक वीडियो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो है वो हालात बेहतर हों, यहाँ पे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आए, असूलों की सियासत हो। आपने आज एनालिसिस सुना मुबशर लुकमान साहब का टॉप न्यूज़ पे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।